गुड मॉर्निंग। हम लोग रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं और कल हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम सेकंड एक्सरसाइज पे जाएंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल ही लेंगे, कल क्वेश्चन पे पहुंच पाए तो पहुंच पाए, वैसे नहीं पहुंच पाए तो भी बस एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे कि क्या कहता है। एक्चुअली पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज दोनों ही सेम है। सब दो एक्सरसाइज में डिवाइड कर दिया, पहली को ही थोड़ी सी लंबी ले लेता तो दोनों कवर एक साथ ही हो जाती। ये कहते हैं इसमें हम आज पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। किसी भी रिलेशन में कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है दूसरी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। जैसे अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है, जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव यानी कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिविटी की, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी की। यदि कोई रिलेशन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इस एक्सरसाइज में इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड है। जब कभी बोर्ड में पेपर में पूछा जाता है तो मोस्टली इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में ही पूछा जाता है। पहले एक्सरसाइज में से बहुत कम चांसेस हैं कि बोर्ड में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे। जब रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता तो वो सेकंड एक्सरसाइज से ही पूछता है, यानी कि बताइए इक्विवेलेंस रिलेशन है कि मोस्टली, मैं ये नहीं कहता कि 100%, पर मोस्टली अगर रिलेशन में से देता तो कोशिश करता तो इक्विवेलेंस रिलेशन की ही बात करता होता है बोर्ड में। चलिए हम आज इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि 1.2 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने बताया कि सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन किसकी बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है यदि वो पहली बात वो रिफ्लेक्सिव हो, दूसरी बात हर हाल में वो सिमेट्रिक हो, और तीसरी बात वो हर हाल में ट्रांजिटिव हो। यानी कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। यदि कोई रिलेशन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन ही कहता है। पिछले एक्सरसाइज में पूछता था बताइए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इस एक्सरसाइज में पूछ लेगा बताइए इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। बात तो वही है जो पिछले एक्सरसाइज में करके मींस इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मैं क्या चेक करूंगा कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। जब कोई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा तो मैं ऑटोमेटिकली कह दूंगा यार ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। यदि बाय चांस इन तीनों में से एक भी नहीं है, एक मतलब सिंगल एक भी नहीं है, यानी कि एक भी नहीं है, मैं कहता हूं एक भी नहीं है, मतलब इनमें से अगर एक भी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो भी वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। चलिए डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के एक एग्जांपल की बात। ये सारे के सारे हम पीछे बात कर ही चुके हैं कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, किस टाइप का ट्रांजिटिव है। आज फिर इसी की वही बातें घिसी पिटी वही तीनों बातें फिर डिस्कस करेंगे अगेन। चलिए चलते हैं पहले एग्जांपल। कहते राइट दिस स्मॉलेस्ट, पहले एग्जांपल है, ये कहता है कि आपके पास एक सेट है और सेट में एलिमेंट है 1 2 3। कहता है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन का, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल दीजिए। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या दीजिए, एग्जांपल दीजिए। ठीक है, भी दे देते हैं। स्मॉलेस्ट कौन सा बनेगा, यानी कि पहले एक रिलेशन बना लेता हूं। रिलेशन का मतलब A क्रॉस A का एक सबसेट। देख मैंने सबसेट कौन सा लिया, लेट R इज इक्वल, मैंने ले लिया 1 1 2 2 और 3 3, बस यही ले लिया। काम क्योंकि जब अगर मुझे ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो सबसे पहली कंडीशन ये थी कि वो हर हाल में रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव में क्या था, प्रत्येक एलिमेंट का खुद से पेयर होना चाहिए। ठीक है भाई, ये तो मजबूरी थी तीनों ही लेना, क्योंकि इसके अलावा अगर मैं इन तीनों में से एक भी ओमिट कर देता तो मजबूरी थी कि वो रिफ्लेक्सिव ही नहीं बना, और रिफ्लेक्सिव नहीं बना तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, यानी कि वो इक्विवेलेंस बना ही नहीं। क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए क्या कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। इसलिए जब सबसे पहले नजर गई यार इसने कहा इक्विवेलेंस बनाइए छोटे से छोटा, तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या बनाना था, रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव के लिए 1 का 1 से पेयर होना चाहिए, 2 का 2 से पेयर होना चाहिए, 3 का 3 से पेयर होना चाहिए। ठीक है भाई, नजर मारी तो पता चल गया कि ये सबसेट है या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो हो गया। फिर ध्यान से देखा यार ये तो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी, क्योंकि जब साइक्लिक ऑर्डर कंप्लीट होता है किसी भी ऑर्डर पेयर में तो हम आगे उल्टा सुल्टा चेक कर लो या ना कर लो या आगे जब रिलेशन है नहीं तो चेक ही नहीं करना, ये बात हम पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। कारण देखिए रिफ्लेक्सिव है, अब सिमेट्रिक भी है, क्योंकि 1 का 1 से पेयर इधर देख लो या इधर से इधर देख लो, उल्टा सुल्टा यानी कि रिवर्स और वो दोनों सेम है, इसलिए ऑटोमेटिकली क्योंकि सिमेट्रिक में अगर A का B से पेयर है तो तब देखते हैं B का A से पेयर है कि नहीं है। अब यहाँ में जस्ट 1 का 1 से ही पेयर है तो आगे तो कोई और तो इधर उल्टा सुल्टा लिखने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी कि साइक्लिक ऑर्डर कंप्लीट। वैसे मैं इसे बोल रहा था कि गोल्डन पेयर है और इनको चेक करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। और रीजन उसकी डेफिनेशन में छुपा था, क्योंकि डेफिनेशन में कहा था यदि ऐसा है तो वैसा चेक कर, यदि ऐसा ही नहीं है तो वैसा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। यहाँ ऐसे में सब A का पेयर A से ही है, यानी कि A का पेयर B से नहीं तो B का पेयर A से चेक ही नहीं करना, A का पेयर A से ही है, इधर से चेक कर लो या उधर से चेक कर लो, ऑटोमेटिकली पेयर बना हुआ है, इसलिए हम कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। इसलिए इनका कोई रोल सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में एडवांस कंडीशन में यानी ये कह लो अगेंस्ट कंडीशन में नहीं जाता, ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। इससे छोटा कोई सबसेट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं बनता। इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है या ये इसका स्मॉलेस्ट रिलेशन है जो इक्विवेलेंस है। इट इज द स्मॉलेस्ट क्या स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपका पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन। सेकंड एग्जांपल ये प्यारा है, इसको करते हैं। अब हमने जब क्वेश्चन में डिस्कस किया था परपेंडिकुलरिटी, यहाँ पैरेललिटी आ गई, उसमें परपेंडिकुलरिटी थी और यहाँ पैरेललिटी है। ओके चलिए भाई आ जाइए। कहता है L is the set of all lines in a plane। कहता है L नोटेशन एक सेट की, किसकी है कि सेट की, किसकी, कौन सा सेट है, सभी लाइंस का, सभी लाइंस का एक प्लेन में सभी लाइन जिस भी टाइप की लाइन है सभी का एक सेट ले लिया। इसने इसका एक सबसेट यानी कि एक रिलेशन लिया R, किस ढंग से कहता मैंने उसमें पेयर बनाया L1 और L2 का और कंडीशन ये लगाई कि L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2। ये कहता है यदि मैं पैरेलल लाइन का ऑर्डर पेयर बना लूं पैरेलल लाइंस का और तब बताइए क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, देख लेते हैं। ये कहता है कि मैंने R एक रिलेशन लिया जिसको ऑर्डर पेयर लिया L1 और L2 का और लाइनें सब उसमें वो ली जो आपस में क्या थी, पैरेलल। लाइनें कैसी ली, पैरेलल थी। L में तो हर तरह की लाइनें थी, टेढ़ी मेढ़ी दाएं बाएं जितनी जिस ढंग से भी कट कर रही हैं, नहीं कट कर रही हैं, ऑल लाइंस सभी टाइप्स के जितनी भी लाइनें बनती हैं वो L का एक सेट था प्लेन। उसमें से सबसेट किसका लिया, ऑर्डर पेयर का L1 और L2 का, और कंडीशन ये लगाई वो दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए, सब वो लेंगे इसमें रिलेशन। ठीक है भाई, चेक करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। चलिए टू चेक इक्विवेलेंस रिलेशन, टू चेक इक्विवेलेंस रिलेशन फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन फॉर ए रिफ्लेक्सिव L1 is related to L1 for all L1 belongs to L कह देता हूं, सेट L को भी सेट से डिनोट कर रखा है, L1 किससे है, L से डिनोट। आ जाइए लिखने का ढंग हर रोज बोलता हूं कि आपको अपने ढंग से लिखना होता है कि कोई डाउट ही ना बचे, जो आप बात कहना चाहते हो वो क्लियर भी हो, सामने वाले को भी सही समझ में आए कि इसने कहा क्या वो सही। अब आ जाए मैंने डेफिनेशन लिखी फॉर रिफ्लेक्सिव L1 is related to L1 for all L1 belongs to L। आ जाइए अब मैंने क्या लिया, लिखने का ढंग क्या किया, लेट
या इफ, मर्जी आपकी जहां से स्टार्ट करो। लेट से शुरू करोगे तो थोड़ा सा इंप्लाइज पे आ जाएगा, इफ से शुरू करोगे तो देन हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, इफ L1 is related to L1 then L1 is parallel to L1। अगर भाई इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली L1 का पेयर L1 से बन रहा है तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली पेयर तब बनेगा जब वो दोनों आपस में पैरेलल हो। as every line is parallel to itself, as every line is parallel to itself, क्योंकि मुझे पता प्रत्येक लाइन खुद के पैरेलल होती है। जब प्रत्येक लाइन खुद के पैरेलल होती है तो प्रत्येक लाइन का इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली खुद से पेयर पक्का बनेगा, यानी कि हर एक लाइन का अपने आप से पेयर बना हुआ है। और अगर ऐसा हो गया यानी कि हर एक एलिमेंट खुद से पेयर बनाए हुए है, हर एक लाइन खुद से पेयर बनाए हुए है, तो इसका मतलब वो हर हाल में क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि कंडीशन ही रिफ्लेक्सिव की थी। As every line is parallel to itself, therefore L1 is parallel to L1, that is L1 is related to L1 for all L1 belongs to L1, therefore that is it is reflexive, that is it is reflexive, therefore it is reflexive। यही तो कहना चाह रहे थे। If L1 is related to L1 then L1 is parallel to L1, as every line is parallel to itself, therefore L1 is parallel to L1, that is L1 is related to L1। या ये कहना चाहते हो तो ये भी कह सकते हो, as every line is parallel to itself, therefore it is true that L1 is parallel to L1। वो मर्जी आपकी है कि किस ढंग से कहना चाह रहे हो, पर कहने की सेंस प्रॉपर बननी चाहिए। That it is reflexive हो गया। अब रिफ्लेक्सिव हो गया तो मैं किस पे चलूं, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक पे। सेकंड कंडीशन कहते हैं फॉर क्या, रिफ्लेक्सिव के बाद बारी आई सिमेट्रिक। इफ L1 is related to L2 then क्या प्रूव करना है, L2 is related to L1, ये प्रूव करना है। आ जाइए भाई, यानी कि ये है तो ये प्रूव करना है ना, ठीक है, ये लेके चलते हैं, प्रूव कर देते हैं। चलिए, लेट L1 is related to L2, हमने लेकर चला भाई L1 तो L2 से रिलेट करती है। भाई रिलेट कब करेगी, जब लेके चले तो इसका मतलब ये है L1 is parallel to L2 है। भाई अगर L1 is related to L2, इसका मतलब क्या हुआ, अपर कंडीशन के अकॉर्डिंगली L1 L2 के पैरेलल है। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो पक्की बात है भाई L2 भी तो L1 के पैरेलल है। भाई दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल है, और यदि L2 L1 के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, L2 is related to L1। यहाँ पहले L1 है तो L1 related to L2, यहाँ पहले L2 है तो L2 is related to L1, therefore it is symmetric, therefore it is symmetric। हो गया। सिमेट्रिक के बाद बारी आती है ट्रांजिटिव। किसकी बारी आती है, ट्रांजिटिव की। फॉर ट्रांजिटिव बातें वही, फॉर ट्रांजिटिव, वैसे ये 3-4 दिन हो गए हैं इसी में घूम रहे हैं। फॉर ट्रांजिटिव, इफ L1 is related to L2 and L2 is related to L3 then L1 is related to L3, ये डेफिनेशन है। For transitive, if L1 is related to L2 and L2 is related to L3, then L1 is related to L3। यही बात प्रूव करनी होती है ना, A B में है, B C में है, तो इनडायरेक्टली A C में है। सही बात है कि नहीं है? वैसे डायरेक्टली या डायरेक्टली का एग्जांपल बहुत अच्छा मिल जाता है टीचर और स्टूडेंट से रिलेटेड, फिर भी बाद में बात करेंगे। ओके, L1 is related to L2 and L2 is related to L3, then L1 is related to L3। आइए तो आगे काम करते हैं। अब आ जाइए, ये हमें प्रूव करना ना, सॉरी ये हम लेके चलते हैं, ये हमें चेक करना होता है, ठीक है, लेके चलते हैं। चलिए उससे पहले छोटी सी बात, भाई ये लाइन है L1, ये लाइन है L2 और ये लाइन है L3। भाई L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल, क्योंकि पेयर तो तभी बनेगा L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तभी तो ये आपस में रिलेट कर रही है। L1 L2 के पैरेलल है
L2 L3 के पैरेलल है, तो देखने से पता वैसे भी चल रहा है कि L1 भी L3 के पैरेलल है, L1 भी L3 के पैरेलल है। आ जाइए, यही बात बस लिख देते हैं। Let L1 is related to L2, it implies that L1 is parallel to L2, इसे फर्स्ट ले लो। Also L2 is related to L3, इसका मतलब क्या हुआ, L2 is parallel to L3, इसे सेकंड ले लिया। भाई L2 L3 से रिलेट करते तो L2 L3 के पैरेलल भी है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डायरेक्टली क्या लिखा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से क्या मिला, L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, इसका मतलब सारी एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि सारी पेयर में पैरेलल हैं। यानी कि फर्स्ट और सेकंड से मुझे क्या मिला, L1 is parallel to L3, it implies that L1 is related to L3, therefore it is transitive। हो गया ट्रांजिटिव, अगर ये ट्रांजिटिव है तो therefore it is an equivalence relation। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। तो लास्ट में क्या कह दिया, ये सब कुछ है, यानी कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जांपल ही ले रहे, अच्छा है पर प्यारा सा करते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर आपका 3 डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर, इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं बोर्ड में, इसलिए थोड़ा सा प्यार से करना, प्यार से ही करेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई गलती नहीं। और अगर कहीं डाउट रहता है तो भाई डिस्कस कर लिया करो, आपके पास फोन नंबर भी है और आपके पास आने की फैसिलिटी भी है। अगर मजबूरी हो तो कोई इंडिविजुअली बच्चा आके पूछ सकता है, ऐसा कोई बैन हमारे तरफ से नहीं है। चलिए, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए, कहता है मेरे पास एक सेट है, कहा x, कैसा x भाई, x कहता है x belongs to z एंड कंडीशन है भाई 0 is less than x is less than 12। x की वैल्यू इंटीजर है 0 और 12 के बीच में, 12 के बीच में। r एक रिलेशन लिया इसने और उसमें कहा कि ऑर्डर्ड पेयर मैंने इस कंडीशन में बनाया कि जहां पर a माइनस b mod ऑफ a माइनस b करूं तो मल्टीपल ऑफ 4 आए। कहने का मतलब क्या है, सब सिंपल सी बात, कहता है कि भाई सब अपना हिसाब किताब वहां तक होना है, यानी कि और बी कार में सब पेयर वो लेना है कि जब मैं आपस में इनको सब्ट्रैक्ट करूं तो सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्ट मल्टीपल ऑफ 4 आए। दो बातें थी, दो तरीके थे करने के। एक तो मैं ऐसा करता कि एक रो से कर लेता 0 से 12 तक इंटीजर का हिसाब किताब और उसमें से इस कंडीशन के एलिमेंट छांट लेता और फिर कह देता देखिए ये वगैरह वगैरह है, हिसाब किताब में कंप्लीट है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। पर वो यार थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी जाएगी, क्योंकि 12 एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बना के फिर उसमें से छांट के सारी बातें बताना, थोड़ा सा शॉर्ट मार लेते हैं। शॉर्ट का मतलब क्या, आर्बिट्रेरी ढंग से सॉल्व कर लेते हैं और बोल देंगे कि ऐसा ऐसा होता है। समझ में मेरी बात, यानी कि मुझे प्रूव क्या करना था, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है भाई, अगर मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन करना ही है तो उसी ढंग से हम रिजल्ट ले लेते हैं कि मेरे पास क्या आएगा। चलिए भाई करते हैं काम अपना। देख हियर a इज इक्वल टू क्या है, 0 1 2 अप टू 12, ये काउंट फॉर रिफ्लेक्सिव। चलो हो जाए शुरू। फॉर रिफ्लेक्सिव ये बात लिख लेना जरा कि टू प्रूव दैट it is equivalent or not, firstly we check the reflexivity, symmetricity and transitivity. Now for reflexive, a is related to a for all a belongs to a। आगे शुरू करते हैं। let a is related to a, let लेके चला भाई a related to a, क्योंकि ये मुझे प्रूव करना है। मैंने लेट ए रिलेटेड टू ए, आप चाहो तो इससे भी शुरू कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझाने का तरीका ही होता है, लिखना उस ढंग से जिस ढंग से सामने वाला कोई डाउट ना क्रिएट कर पाए। लेट ए रिलेटेड टू ए, इसका मतलब क्या होगा भाई, ए माइनस
A is a multiple of 4। भाई अगर A का पेयर A से लेट A रिलेटिव टू A, मैंने कहा कि मान लेते A का पेयर A से बना, तो इसका मतलब क्या है A माइनस A 4 का मल्टीपल है। अब देखते हैं कि नहीं। नाउ A माइनस A इज इक्वल टू 0। A माइनस A करोगे तो 0 आएगा एंड रिजल्ट क्या है 0। और हमें ये पता है 0 तो 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये बात ट्रू है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव। नाउ A minus A is equal to 0 which is a multiple of 4, which is a multiple of 4, यानी कि है। यहां पर हमने प्रूव नहीं किया, यहां पर कहा कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, फिर चेक किया कि ट्रू है कि नहीं है। अब देखा यार A minus A तो 0 आया और 0 क्या है, which is a multiple of 4, therefore A is related to A for all A belongs to A, that is it is reflexive। समझ में आया कि नहीं है? आप चाहते हैं दूसरे ढंग से लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। मैंने क्या कहा let A is related to A। भाई अगर A का पेयर A से बना, यानी कि A का पेयर A से बना तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या थी, A माइनस A 4 का मल्टीपल होगा। अब चेक किया कि यार वो कंडीशन हुई भी कि नहीं हुई। A माइनस A करके देखा तो 0 आया और पता चला यार 0 तो 4 का मल्टीपल है, यानी कि कंडीशन ट्रू है। इसलिए हमने कहा as A minus A is equal to 0 which is a multiple of 4, therefore A related to A for all A belongs to A। Clear? Okay, therefore it is reflexive। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या प्रूव करना होता है, सिमेट्रिक। भाई रिफ्लेक्सिव के बाद क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक। आ जाए काम कर लेते हैं सिमेट्रिसिटी में। सेकंड फॉर सिमेट्रिक if A is related to B then B is related to A। आ जाओ वही बातें हर बार करते हैं। चल भाई लेट A is related to B, अगर A के साथ B का पेयर है तो इसका मतलब क्या है, A माइनस B इज इक्वल टू 4M। लगा दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। A related to B where M belongs to Z। कुछ बात समझ में आई, यानी कि 4 का मल्टीपल है। क्या लिखा, 4 का मल्टीपल। कोई दिक्कत, मॉड ऑफ A माइनस B फॉर मल्टीपल समथिंग आना चाहिए, क्योंकि कहता है 4 का मल्टीपल है। मैंने कहा भाई A के साथ B का पेयर बनता है, अगर बनता है तो दोनों की सब्ट्रैक्शन हर हाल में 4 का मल्टीपल आनी चाहिए, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो 4 के साथ कुछ ना कुछ गुना होके आना चाहिए। हमने वही लिख दिया कि क्योंकि हम तो मान के चले कि ऐसा है। इसका मतलब क्या होता है, एज A माइनस B इज इक्वल टू B माइनस A, ये तो होता है। मॉड ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू मॉड ऑफ B माइनस A, देयरफॉर मॉड ऑफ B माइनस A इज इक्वल टू 4M, वो भी 4M ही रहेगा। मॉड नहीं होता तो प्लस माइनस लगा लेते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मल्टीपल तो 4 का ही बनता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ B माइनस A इज इक्वल टू आल्सो 4 ऑफ M। क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू मॉड ऑफ B माइनस A। M किससे बिलोंग कर रहा था, Z से। भाई B माइनस A इज इक्वल टू 4M, इट इंप्लाइज दैट B माइनस A इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। देयरफॉर अगर ये भाई मल्टीपल ऑफ 4 है तो भाई कंडीशन क्या, B इज रिलेटेड टू A, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बाद क्या प्रूव करना था भाई हमें, ट्रांजिटिव। क्या प्रूव करना था, ट्रांजिटिव। शुरू कर लेते हैं भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया रिफ्लेक्सिव, ये हो गया सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव हाँ चल आई रहेगा, शायद उधर ही देख लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव शुरू करते हैं भाई। फॉर ट्रांजिटिव if A is related to B and B is related to C, then A is related to C, then A is related to C। शुरू हो जाते हैं, वही बातें घिसी करते हैं। Let A is related to B, अगर A के साथ B का पेयर है तो इसका मतलब ये हुआ
a माइनस बी मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4m है, m बिलोंग्स टू z ले लिया मैंने, यानी कि 4 का मल्टीपल है। क्या है? 4 का मल्टीपल है। क्लियर? नई बात समझ में तो ऊपर देख लेना। देखो ये 4 8 12 16 16 ये 4 की टेबल है ना। अगर मैं सेट के रूप में लिखूं तो इस टेबल को लिख सकता हूं फॉर मल्टीपल के वेयर के बिलोंग्स टू, यहां लिखी हुई है नेचुरल नंबर, क्योंकि मैंने 4 1 से शुरू होके ही मल्टीपल लिखा हुआ। मींस मैं किसी भी टेबल को इस टाइप के सिंबल से लिख सकता हूं, मतलब फॉर मल्टीपल समथिंग। अब वो समथिंग क्या है, उस पे डिपेंड करता है हमने किस टाइप का लिया। हमने यहां ले लिया फॉर मल्टीपल ऑफ ए के, कोई दिक्कत? यानी कि यहां लिया मैंने फॉर मल्टीपल एम एन बिलोंग्स टू जेड। A is related to B. A is related to B. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now also क्योंकि लेना है B is related to C, it implies that B minus C is equal to 4n ले लेते हैं, ऊपर वाले में 4m ले लेते हैं, 4n ले लेते हैं। n भी क्या है? z है। n क्या है? z। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, सब जस्ट मैंने सिंपल लिखा भाई, क्योंकि उसने कहा था a माइनस बी का होल मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। अब मल्टीपल ऑफ 4 पूरी लैंग्वेज लिखने की बजाय मैंने 4 मल्टीपल समथिंग कर दिया। मींस मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है? क्यों 4 मल्टीपल समथिंग होना चाहिए, तो मैंने उसे सिंबॉलिकली रूप में लिख दिया 4 मल्टीपल m और यहां लिख दिया 4 मल्टीपल n, क्योंकि ये कहता है a का पेयर b से है तो a माइनस b 4 का मल्टीपल है भाई। b रिलेटेड टू c है तो पक्की बात है b माइनस c 4 का मल्टीपल है। अब आ जाइए अपने काम पे करते हैं। वैसे तो मैं इनका मोड हटा के ऐड भी कर सकता हूं, कोई क़यामत नहीं आनी होती, ठीक है, पर वो अपना ढंग है। चलिए कर लेते हैं, उसी ढंग से कर लेते हैं, क्योंकि मुझे a माइनस c पे जाना है। नाउ अब देखिए, नाउ a माइनस b इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m, क्योंकि अगर मोड हटाओगे तो इधर प्लस और माइनस दोनों लगेंगे, क्योंकि ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का। आल्सो हाँ b माइनस c इज इक्वल टू प्लस माइनस 4n, सही है ना? दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग फॉर्स, एडिंग ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब ऐड करोगे तो a माइनस b में b माइनस c ऐड होगा तो ये माइनस का और ये प्लस का है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या? a माइनस c इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m प्लस n। अगर मैं प्लस माइनस साइन हटाना चाहता तो इसका मतलब क्या हुआ? a माइनस c इज इक्वल टू मोड लगा दो 4 into m प्लस n। भाई m प्लस n भी तो इंटीजर है, क्योंकि m भी इंटीजर था, n भी इंटीजर है। m और n दो इंटीजर का एडिशन भी तो इंटीजर आएगा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया 4 into k where k belongs to z। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है भाई, कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि m प्लस n पता नहीं कहां खा गए। भाई मैंने कहीं नहीं खाया पिया ना, मैं बेच के आया, ठीक है? ये मैथ वालों का कसूर, अपना कोई रोल नहीं है। मैथ वालों का कसूर क्या? क्योंकि भाई प्रैक्टिकली बात है कि जब दो इंटीजर को ऐड करोगे तो रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। अब यहाँ फिक्स इंटीजर तो ना m था ना n था, ये तो आर्बिट्रेरी थे, तो दोनों की एडिशन भी क्या होगी? आर्बिट्रेरी। इसलिए m प्लस n को मैंने किससे डिनोट कर दिया? k से डिनोट कर दिया। इसका मतलब क्या साबित हुआ कि मॉड ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 4 मल्टीपल समथिंग हुआ। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ a is related to c, therefore it is a transitive also, that is it is reflexive, symmetric and transitive, therefore it is an equivalence relation, therefore it is an equivalence relation। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वैसे इरादा सब कितना ही करने का था, एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन ट्राई करना जरा। आज इतना ही होमवर्क देने के मूड में थे कि सब थोड़ा सा हल्का फुल्का कर लेते हैं, ठीक है? मंडे को फिर मिलेंगे, हाँ शायद सैटरडे ही है, हाँ सैटरडे है। और इस लॉकडाउन से तो ना पता नहीं चलता मंडे कब आया, ट्यूसडे कब आया, तारीख कितनी है कितनी नहीं, सारा ठीक है, सारी खिचड़ी पका दी भाई, पता नहीं उसमें क्या क्या डल गया, समझ ही नहीं आता। समझ आई? पहले आप समझ लेना जरा ये, बाकी डेट वेट के चक्कर में मत पड़ना, ठीक? काम कर लेना। सिर्फ आपको होमवर्क की अगर मैं बात करूं तो होमवर्क में आपके पास सिर्फ और सिर्फ
5 एग्जाम्पल हैं और अगर 5 एग्जाम्पल हैं, ज्यादा ट्राई करना चाहो तो 2 या 3 क्वेश्चन ट्राई कर लेना एक्सरसाइज के, ना भी करना तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कल डिस्कस करेंगे ही करेंगे। हाँ, कोशिश करना जरूर पहला दूसरा तीसरा 3 क्वेश्चन ट्राई कर लेना और फिर भी उनमें से जो लगेगा मुझे उन तीनों में से लेंगे। कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज आप लोग 5 एग्जाम्पल जरूर मिनिमम पढ़ना है। कितने? 5 एग्जाम्पल पढ़ने, यानी कि 5 एग्जाम्पल करने हैं आपकी बुक के और एक्सरसाइज के 2 या 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन, और बाकी हम मंडे को मिलेंगे। थैंक यू।